सबको नमस्ते। इस हफ्ते परसों भारत का गणतंत्र दिवस है। उसी गणतंत्र दिवस के ओकेजन पर कुछ और चीजें, यूनिवर्सल चीजें समझेंगे। आजादी क्या है, स्वराज्य क्या है, जिसे हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे कहते हैं। ये भारत का 72वां 72nd रिपब्लिक डे है। जनवरी 26, 1950 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, वो लागू हुआ, जिसका मतलब है उस दिन से भारत ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना, जहां एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को शासन करने का पावर मिला उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर। वो जो 26 जनवरी इसीलिए चुना गया था रिपब्लिक डे के, जो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए, क्योंकि 1930 में इसी जनवरी 26 के दिन ही उस समय जो आजादी की लड़ाई लड़ने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उसने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। और जिसके सेलिब्रेशन के रूप में 1950 जनवरी 26 को डेट चुना गया कि भारत को ऑफिशियली इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक डे के रूप में माना जाए। अब सवाल उठता है कि ये जो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, जिसके मूल में है स्वराज। स्वराज का अर्थ होता है सेल्फ रूल। स्व मतलब सेल्फ, राज रूल करना, गवर्नेंस करना। सेल्फ रूल आप तभी करेंगे जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना बंद कर दें, किसी के गुलाम करना बंद कर दें। ये जो आजादी, फ्रीडम जिसको आप कहते हैं, स्वतंत्रता, ये सिर्फ मनुष्य के जीवन में नहीं होता। दुनिया में कोई भी लाइफ है, जिसमें भी प्राण है, उसके अंदर ये एक इनहेरेंट नेचर है आजाद होने की। आप पक्षी को, कुत्ते को, बिल्ली को, किसी भी जानवर को भी सोने के पिंजरे में रखिए, बढ़िया से बढ़िया खाना दीजिए, वो तब भी उसके अंदर ये कोशिश रहता है, मैं इस बंधन से छुटकारा पाऊं, क्योंकि ये लाइफ का नेचर है, ये आत्मा का, सोल का इनहेरेंट नेचर है, स्वतंत्रता, आजादी। और जब आप किसी को बांध के रखते हो, किसी भी तरह से, सोशियली, पॉलिटिकली, कल्चरली, किसी भी एंगल से बांध के रखते हो, तो वो अंदर से घुटता है। इसीलिए दुनिया में जितने भी देश हैं, पहले तो जब पनिशमेंट दी जाती थी, मार देते थे, काट देते थे। जो सिविलाइज सोसाइटी में जो बड़े से बड़े क्राइम के लिए जो हमने पनिशमेंट की व्यवस्था की, जो दंड देने की, वो क्या है? जेल। ये जेल में आप कहेंगे, जेल में ऐसा क्या है कि पनिशमेंट है, इसको मारो काटो? जेल पनिशमेंट इसीलिए होता है कि ये आपके सबसे बड़ा जो नेचुरल राइट है, एस्पिरेशन है, उसको रोकता है। वो क्या है? आजादी, फ्रीडम हर व्यक्ति के अंदर है। इसीलिए हम जेल में डाल देते हैं, गलत काम करे। तुम्हारी वो जो एक नेचुरल, जो एक एस्पिरेशन है, एक स्वाभाविक इच्छा, उसको हम बंद कर देते हैं। और वो जो आजादी है, वो किसी भी लेवल पर हो सकती है। फिलहाल जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब जो 2 दिन के बाद, वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि हम खुद पर खुद रूल करें, स्वतंत्र। स्व मतलब सेल्फ, तंत्र मतलब गवर्नेंस, हम अपने ऊपर खुद राज करें। जब हम खुद पर खुद राज करें तो ये सिर्फ पॉलिटिकल मीनिंग तो नहीं हुआ ना, तो ये तो लाइफ का एक बहुत बड़े ब्रॉडर
सेंस को रिप्रेजेंट करता है। फ्रीडम का, इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ सरकारें बदलना नहीं, फ्रीडम चाहिए हर चीज से। फ्रीडम फ्रॉम फियर। इवन मैं उन लोगों के द्वारा रूल्ड हूं जो मेरे ही देश के हैं, मेरे ही कलर के हैं, मेरे ही रिलीजन के हैं, मेरे ही लैंग्वेज के बोलने वाले, तो भी जरूरी नहीं कि मैं फ्री हूं। क्या मेरी जो फ्रीडम है वो डर से मुझे फ्रीडम मिला है? वायलेंस, हिंसा, कोई मेरे साथ अब्यूज ना करे, मेरा कोई एक्सप्लॉइटेशन ना करे, ये भी श्योर करना जरूरी है फ्रीडम में, आजादी में। बहुत सारे लोग फ्री कंट्री में, इंडिपेंडेंट देश में रहते हुए भी पूरी जिंदगी गुलामी में रहते हैं। वो कोई भी देश हो, वो मॉडर्न से मॉडर्न पावरफुल अमेरिका, यूरोप के देश हो या अमेरिका हो, या जो बहुत अभी बहुत इतने ज्यादा डेवलप नहीं है हर मामले में, अफ्रीकन देश हो, एशिया के बहुत सारे देश हो, जो भारत जैसा देश जो बीच में है, करोड़ों लोग हैं जो फ्री कंट्री में रहते हुए भी उस फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि वो डर से उनको वो फ्रीडम नहीं मिला। तो आजादी फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन भी है, कोई उनके साथ भेदभाव ना करे बेस्ड ऑन कास्ट, जाति, जेंडर। मेरा कोई पर्टिकुलर जेंडर है इसीलिए मैं कम राइट रखती हूं, मेरा कोई पर्टिकुलर कास्ट है या क्लास है इसीलिए मेरे पास ज्यादा राइट होना चाहिए या कम होना चाहिए, मेरे सोशल स्टेटस के कारण, मेरे इकोनॉमिकल स्टेटस के कारण मुझे बहुत कुछ नहीं मिलेगा या मिलेगा। ये जो डिस्क्रिमिनेशन, इससे भी आजादी नहीं मिली तो भी आजादी पूरी नहीं है। इसी तरह फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, दास, दूसरे का दास होने से, स्लेव बनने से मुक्ति। अब कहेंगे अब स्लेव कहां है? स्लेव तो आज भी है, और पिछले समय जितने थे 50 साल पहले, 100 साल पहले, उससे ज्यादा है, पर उनका फॉर्म चेंज हो गया है, उनके स्वरूप चेंज हो गए हैं, उनके काम करने की, स्लेव बनाने की तरीका बदल गए हैं। अब तो बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसको पकड़ना भी मुश्किल है। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, लड़के लड़कियों को जबरदस्ती ला करके गलत कामों में लगाना, कभी जाकर देखिए। चाइल्ड लेबर, भारत में करोड़ों करोड़ों बच्चे, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे आपको ढाबे में काम करते हुए, लोगों के घर में काम करते हुए, और अक्सर काम करते हुए तो चलो ठीक है, स्लेब से भी बदतर जिंदगी जीते हैं। और उनको वो स्लेब जैसा रखने वाले कौन होते हैं? ये मिडिल क्लास, पढ़े लिखे, पैसा कमाने वाले, एजुकेटेड लोग स्लेब बनाते हैं। आप गुड़गांव से, दिल्ली से, बम्बे से, मद्रास से, कहीं भी आपको मिल जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ इंडियन प्रॉब्लम है, दुनिया में बहुत देशों में है, पर ये चाइल्ड स्लेव आज भी होते हैं मिडिल क्लास घरों में। पर फ्री देश है। वेरियस टाइप्स ऑफ जो बॉन्डेड लेबर होते हैं, बंधुआ मजदूर, लोगों को ले जाते हैं ईंट की भाटी में, खेतों में या और जगह काम कराते हैं, सालों तक काम करते हैं, एक पैसा नहीं देते हैं, खाने को थोड़ा दे दिया, कपड़े कभी फेंक दिया, साल में 200-500 रुपए दे दिया, जिंदगी भर बाप, माँ, बेटा, बेटी सब एक मालिक के वहां काम करते हैं फ्री में, बंधुआ मजदूर बन के। और एक जो बहुत डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, पर हमें पता नहीं कि वो भी स्लेव हुए हैं, वो हाउसमेड। ऐसे बहुत सारे हाउसमेड हैं जो ये सो कॉल्ड मिडिल क्लास, पढ़े लिखे, एजुकेटेड शहर में रहने वाले लोग या गांव के जमींदारों के वहां काम करते हैं, स्लेव बन के रहते हैं। सबकी बात नहीं कर रहे,
पर करोड़ों लोग इस तरह की जिंदगी जीते हैं। तो आजादी तो तब तक नहीं मिलेगी ना, उनके लिए तो कोई आजादी नहीं है ना। देश आजाद हुआ, सरकारें बदल गई, पार्टियां आ गई, गोरों के जगह ब्राउन आ गए, सड़कें बन गई, चीजें डेवलप होने लगी, पर उनकी लाइफ में क्या है, वो तो अभी भी गुलाम है। अब आते हैं आजादी की थोड़ा और शटल लेवल पर और थोड़े सूक्ष्म लेवल पर, फ्रीडम फ्रॉम कल्चरल, एजुकेशनल, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी। हम आजाद हो गए पॉलिटिकली, पर अभी भी हम अपने कल्चर को, बहुत सारे लोग अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर को हम अपना नहीं पाते होल हार्टेडली। हमें यूरोप का कल्चर ज्यादा पसंद आता है, अंग्रेजी ज्यादा अच्छी लगती है, फ्रेंच अच्छी लगती है, गोरों का चलना अच्छा लगता है, उनका बैठना अच्छा लगता है, उनका पहनावा अच्छा लगता है, उनका बाथरूम जाना स्टाइल अच्छा लगता है, उनकी खाने की स्टाइल अच्छी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हमें अपनी चीजें में कॉम्प्लेक्स दिखता है, और कुछ नहीं। डेफिनेटली दे आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट। डिफरेंट होने से कोई छोट कम या बड़ा नहीं होता है। हमारे पेरेंटिंग अलग है, उनकी पेरेंटिंग अलग है, पर हमारे हिंदुस्तान में, भारत में करोड़ों लोगों को लगता है भारत की हर वो चीज खराब है। ये जो कल्चरली हम स्लेव बने हुए हैं, इससे आजादी भी, इसकी भी जरूरत है। और सबसे बड़ी जो शटल लेवल पर काम करता है हमारी स्लेवरी, वो है इंटेलेक्चुअल स्लेवरी, बौद्धिक दासता, मेंटल स्लेवरी। वो क्या है? तो ठीक है, परदेश लोग अच्छे लगते हैं, अपनी चीजें खराब लगती है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। उसका कारण है हम 200 साल से अंग्रेजों के गुलाम रहे, 1000 साल से कोई ना कोई नॉन इंडियन रूलर के, मोगल हो, शक हो, हुण हो, उनके गुलाम रहे। तो 1000 सालों की एक मेंटेलिटी बन चुकी है, उनके द्वारा जो हमें सिखाया गया, बताया गया, हमारे पूर्वजों को बताया गया कि हमारी हर चीज खराब है, वो समझ में आता है। पर ये जो मेंटल स्लेवरी क्या चीज है, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी, वो है कि जब आप अपने इंटेलेक्ट को भरोसा नहीं करते हो, अपने कॉमन सेंस को भरोसा नहीं करते हो, आपको दूसरे के इंटेलेक्ट पर ज्यादा भरोसा है, दूसरे के कॉमन सेंस पर ज्यादा भरोसा है, और उससे क्या पैदा होता है? गुरुओं की वाणी को सब कुछ सबसे बड़ा मानना, शास्त्र वचन को ही एब्सोल्यूट मानना। ये सिर्फ भारत में होता है ऐसा नहीं, दुनिया में बहुत सारे जगह जो इसीलिए कुछ करते हैं क्योंकि उनके स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। जिसका रिजल्ट आप देखते हैं, दुनिया में जो टेररिज्म फैल रही है, जो फैनेटिज्म फैल रही है, वो क्यों हो रहा है? शास्त्र वचन के नाम पर। वो शास्त्र किसी की रिलीजन का हो, कुछ लोग नेताओं के गुलाम बनते। वो नेता है, उसने अगर कुछ सफेद को काला बोला, काले को लाल बोला, तो वो सही होगा। हमारी अपने को दिमाग नहीं चलती है। ये जो ब्लाइंड बिलीव है, वो रिलीजन में हो, पॉलिटिक्स में हो, सोसाइटी में हो, कहीं भी हो, ये कोई ना कोई बताता है। हमारा धर्म गुरु बताता है, पॉलिटिकल लीडर बताता है, मीडिया से जो हम ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। तो ये जो इंटेलेक्चुअल स्लेवरी, जिसके कारण दुनिया में करोड़ों लोग फ्री कंट्री में रहते हुए भी स्लेव जैसा रहते हैं, किसी ना किसी के गुलाम है, या तो अपने गुरु के, अपने किसी बाबा के, किसी रिलीजियस लीडर के, किसी पॉलिटिकल लीडर के गुलाम बन के रहते हैं। हमने अभी अभी अमेरिका में देखा, जब किसी पॉलिटिकल लीडर को आप ब्लाइंडली बिलीव करते हो, उसकी बातों को, क्या होता है, कैपिटल में क्या हाल हुआ। ये वही है, ये मेंटल स्लेवरी है। भारत में भी होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, उसकी लीडर को ब्लाइंडली बिलीव करना, क्योंकि मैं उसका फॉलोअर हूं, वो जो बोले सही, उसके अपोजिट जो बोले वो खराब। ये भी सब फ्रीडम के अलग अलग पैरामीटर है, उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते।
जब आप सचमुच समझते हो कि मैं फ्री हूं, इंडिपेंडेंट हूं, तो सिर्फ पॉलिटिकली काउंट नहीं करना, ये भी देखना कि तुम कल्चरली इंडिपेंडेंट हो या नहीं, तुम्हें अपनी चीजों में मजा आता है कि नहीं आता है, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी कल्चर, तुम्हारी सोच, तुम्हारे समझ। और सबसे बड़ी बात, जो हम आप जैसे लोग हैं, जो जनरली किसी भी तरह के बंधन में ज्यादा नहीं है, हम ऐसा तो नहीं कि हम इंटेलेक्चुअली स्लेव बने हुए हैं किसी के। हम दुनिया को उसी नजर से देखते हैं जो हमें कोई बताता है, हमारी अपनी कोई समझ नहीं क्रिएट नहीं कर पाते, उसका भी ध्यान देना। पॉलिटिकल फ्रीडम जरूरी है, उसके साथ ये सब फ्रीडम भी जरूरी है। तो स्वतंत्रता फ्रीडम के लिए जो शब्द यूज हुआ संस्कृत में, स्वतंत्रता, स्व, सेल्फ, तंत्र, दैट मीन्स मैं अपने कंट्रोल में हूं। मुझे अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो मैं हूं, पर जब आप दूसरों के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड होते हैं, फिर आप कौन से स्वतंत्र है? वही स्वतंत्र जब पॉलिटिकली हम डिफाइन करते, मतलब मैं उस व्यक्ति के द्वारा रूल्ड होऊंगा जिसको मैं चूज करूंगा, एंड दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, गणतंत्र, जिसका सेलिब्रेशन हम जनवरी 26 को करते हैं ऑफिशियली, कि हम एक ऐसे देश के नागरिक बने, भाई इस देश में रहे, पर जो नए देश के भी नागरिक आप बने, वहां भी वही है, स्वतंत्र सरकार। मैं उसी सरकार के नीचे रूल्ड होऊंगा जिसको मैं चूज करूंगा, मतलब मेरे पास वो पावर है। डेफिनेटली आपके कहने से तो नहीं होगा, अब करोड़ों लोग हैं तो जिसकी मेजोरिटी होगी वही सरकार चलाए, पर आपका ओपिनियन यहां वैल्यू करता है। ये है पॉलिटिकली स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से थोड़ा और हायर लेवल का जो स्टेज है वो है स्वराज्य, सेल्फ रूल। स्वतंत्र तो आप दूसरों से होंगे, आजाद, किसी ने आपको बांध रखा है, उससे आपको छुटकारा चाहिए। इवन आपकी जो मेंटल स्लेवरी है उसमें भी एक्सटर्नल चीजों का इफेक्ट रहता है। तो आजादी एक नेगेटिव चीज है, आप दूसरों से छुटकारा पाना चाहते हैं, दूसरे के कंट्रोल से। स्वराज्य उसका एक हायर स्टेज है, एक पॉजिटिव सेंस है। इसकी थोड़ा ब्रोडर सेंस में देखिए, सिर्फ पॉलिटिकल सेंस में नहीं। मैं अपने ऊपर राज करता हूं। क्या सचमुच आप अपने ऊपर राज करते हैं? हम अपने सेंसेस के भी गुलाम बन जाते हैं, इंद्रियों के, अपने माइंड के भी स्लेव बन जाते हैं, मन के। मुझे पता है ये नहीं खाना चाहिए, पर मन करता है, मना करते करते खा लेता हूं। मुझे पता है यहां नहीं जाना चाहिए, मन करता है, मना करते करते चला जाता हूं। मुझे पता है ये नहीं करना चाहिए, मन करता है करूं, करते करते कर बैठता हूं। अगर आप एनालाइज करेंगे, आपके अंदर स्वराज्य के जगह तो परराज्य है कोई दूसरा गवर्न कर रहा है। फिर आप पॉलिटिकली कैसे एंजॉय करेंगे पॉलिटिकल फ्रीडम को, जब तक आपके अंदर कोई सेल्फ रूल ना हो। इसीलिए वो स्वराज्य, सेल्फ रूल, पॉलिटिकल हो या स्पिरिचुअल हो, उसका जो कंडीशन है स्वराज करने का, वो है सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन समझते हैं? अगर मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, तो फिर मैं अपने ऊपर राज नहीं कर सकता। मेरे ऊपर अगर मेरे माइंड कंट्रोल करता है तो माइंड राज करता है, सेंसेस कंट्रोल करते हैं तो सेंसेस राज करता है, मेरा पति या मेरी पत्नी कंट्रोल करता है या करती है तो वो राज करते हैं। तो जो भी कंट्रोल करता है वो राज करता है, तो स्वराज कहां हो गया? तो मैं क्यों अपने ऊपर राज नहीं कर पाता हूं?
क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करते शायद। मन कहता है मैं सो जाऊं, आपको समझ में आता है कि अभी नहीं सोना, तो आप अपने मन को दबाते हैं, चुप, तुम्हारी ये औकात, तुम तो मेरे नौकर हो, तुम में से कैसे टिक टिक करोगे। आपको लगता है 10 बजे सो जाना चाहिए, आपका मन कहता है नहीं 1-2 घंटे और टीवी प्रोग्राम देख लूं। टीवी नहीं है कोई अच्छा प्रोग्राम तो वो फोन में, वो फालतू के 90% तो वैसे ही फ्रॉड होते हैं, ये वीडियो फेसबुक में व्हाट्सएप में चेक करके देख लूं। पर मन अंदर से आवाज आता है नहीं सोना चाहिए, फिर मन हावी हो जाता है। मन को कंट्रोल, मन को चुप करो, चुप, तुम मेरे नौकर हो, तुम कहते हो वीडियो देखने के लिए, नहीं 10 बजे सोने का टाइम है। अगर आप अपने माइंड को सेंसेस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो दूसरों को पर क्या करोगे। तो स्वराज्य का अर्थ है आई एम द ओनर ऑफ माई सेल्फ, आई एम द रूलर ऑफ माई सेल्फ, यू आर योर ओन रूलर, तुम अपना राजा हो। अपना राजा तो खाली हुक्म चलाने से नहीं होता है ना, कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। जी घोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए, दे दिया 10-20 घोड़े, घोड़े को पकड़ना नहीं आता है, लगाम लगाना नहीं आता है। बच्चों ने कहा पापा गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, अच्छी वाली गाड़ी। पापा ने कहा नहीं बेटे, अभी तुम्हारी एज नहीं हुई, अभी तुम्हें ट्रेनिंग नहीं है, नहीं दे दो, पैसा है, दे दिया गाड़ी। गाड़ी को कंट्रोल करना नहीं आता है, चलाना तो आता है, कंट्रोल करना नहीं आता है, तो गाड़ी एक्सीडेंट हुई, बच्चा भी मरा, नहीं मरा तो आधा मरा, आधा नहीं तो दूसरे को मारा। जो कंट्रोल करना नहीं जानता वो राज नहीं कर सकता। और यहां तो स्वराज है, खुद के पर राज करो पहले, दूसरों के पर। इसीलिए स्वराज्य डेमोक्रेसी का बैकबोन होता है। तो जो भारत में आजादी की लड़ाई चली, तो महर्षि दयानंद जी 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में जो स्लोगन दिया कि परदेश कितना भी अच्छा हो, पराया शासन, अपना राष्ट्र तो सबसे उत्तम होता है। ऋग्वेद के वो एक पूरा का पूरा सूक्त है, स्वराज्य सूक्त। उस उस सूक्त में हर मंत्र के अंत में आता है अर्चन्नो स्वराज्यम। प्रथम मंडल में, फर्स्ट मंडल के 80 सूक्त में पूरा का पूरा वो सूक्त है, स्वराज्य सूक्त। स्वामी जी घोषणा करते हैं कि पराया सरकार कितना भी अच्छा हो शासन, अपना राज्य उत्तम होता है। आगे जाकर दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक इस चीज को हाईलाइट करते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसको लेकर एक बहुत बड़ा मिशन बनाते हैं, उन्होंने पॉपुलराइज किया इसको, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और उसके आगे महात्मा गांधी उसको एक एक स्ट्रेटेजिकली उसको यूज करते हैं। और इसीलिए महात्मा गांधी ने जब आजादी के आंदोलन को लीड किया, उन्होंने सिर्फ इसको पॉलिटिकली लीड नहीं किया, उनको पता था आप पॉलिटिकली फ्री हो भी जाओगे, जब तक आपके अंदर वो सेंस न पैदा हो स्वराज्य की, तो आप इसको हैंडल नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने खुद के लाइफ में और कांग्रेस की नेताओं के लाइफ में और लोगों के जीवन में वो स्वराज्य की जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है उसको भी डालने की कोशिश की। इसीलिए जो गांधी का जो स्वराज्य सिद्धांत है वो प्योर पॉलिटिकल सिद्धांत नहीं है, उसमें सोशल एंगल भी है और स्पिरिचुअल एंगल भी है। आत्म संयम इसकी जो बटम लाइन है, आत्म संयम समझते हैं, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन। अगर आप अपने ऊपर रेगुलेशन नहीं कर लगा सकते हो, आप कभी भी हैंडल नहीं कर सकते हो सोसाइटी को, देश को, स्वराज्य। अब स्पिरिचुअली इसका भाव क्या है, मैं ही अपना राजा हूं,
ये सेंसेस मेरे नौकर हैं, ये माइंड मेरे नौकर हैं, ये बॉडी मेरा घर है, ये इनको मैं यूज करूंगा। मैं बॉडी के हिसाब से, माइंड के हिसाब से, सेंसेस के हिसाब से नहीं चलूंगा। सोचिए, छोटा सा शब्द है, पूरा गीता, उपनिषद, वेदांत, सबका आत्मज्ञान तो समेट लिया। पतंजलि के योग दर्शन भी, जब आपने अपने इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया, शरीर को जीत लिया, तब क्या होगा? आप उस आत्मानंद को एंजॉय करते हो। जो अपने अंदर जो खुशी का भंडार है वो खुल जाता है। उसी को कहते हैं मोक्ष। ये मोक्षावस्था क्या चीज होता है? जहां आप अपना ही रूलर होते हैं। उसी का पॉलिटिकल फॉर्म है, जहां हम अपना रूलर बनते, मतलब हम इनडायरेक्टली हम अपने अपने ऊपर पॉलिटिकली रूल करने के लिए जो बेस्ट तंत्र है, जो बेस्ट सिस्टम है, वो सिस्टम है गणतंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इसी का तो सेलिब्रेशन है ना जनवरी 26 को, डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी में सिर्फ आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि आप अकेले थोड़े ही हो, आप करोड़ों लोग हैं, सब अपने अपने मत बताएंगे भाई कौन राज करे। तो जिसके लिए सबसे ज्यादा मत मिलेगा वो राज करेगा। तो स्वराज्य का जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, उसका जो सबसे नियरेस्ट फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, वो है डेमोक्रेसी। इसीलिए, क्योंकि भारत जो भूमि है वो वेद की भूमि है, वैदिक शास्त्रों की भूमि है, जहां स्वतंत्रता, स्वराज्य, गणतंत्र डीएनए में है, वैदिक विचारों के कारण। तो जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए 1947 में, तो उस समय अंग्रेजों ने ये बोला और मानते थे, चर्चिल से लेकर सब, कि ये गरीब और अनपढ़ लोगों का देश ये चला नहीं सकते। 10-12 साल में ये देश टूट जाएगा, यहां जंगल राज होगा। कुछ नहीं हुआ, भारत से टुकड़ा हुआ पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो हालत खराब हो गई। पर भारत उस फर्स्ट डे से आज तक पूरी, ऐसा लगता है जैसे भारत हजारों सालों से डेमोक्रेटिक कंट्री है, आसानी से अडॉप्टेड हो गया लोगों में। आज कोई कल्पना कर सकता है कि भारत में ऐसा कभी समय आएगा जहां डेमोक्रेसी नहीं होगी? ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी इतना परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो कहीं भी नहीं है, अमेरिका में भी कौन सी परफेक्ट है, जबकि यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा पुराना फ्रीडम है, ज्यादा पावरफुल है। यहाँ भी डिफिशियंसी है, और हमारे यहाँ भी काफी कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन सफिशिएंट नहीं है, अनएजुकेटेड लोग बहुत हैं, गरीबी बहुत है। क्योंकि गरीबी और अशिक्षा, पॉवर्टी और इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, इसके कारण सिविलिटी के बहुत सारे चीजें प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। दैट्स ए नॉर्मल थिंग। उसके बावजूद भी 1947 में तो मुश्किल से 12% भी लिटरेट लोग नहीं थे। 12% लिटरेट, एजुकेटेड नहीं, लिटरेट। उसके बावजूद भी लोकतंत्र को हमने न केवल अप्लाई किया, हमने उसको डाइजेस्ट भी कर लिया, आत्मसात कर लिया, अपने खून में मिला दिया। इसी का सेलिब्रेशन है जनवरी 26। देश का आजाद होना जितना इंपॉर्टेंट है, जो अगस्त 15 को सेलिब्रेट करते हैं, जनवरी 26 सेलिब्रेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजादी के बाद स्वराज्य होना जरूरी है। और स्वराज्य का सबसे बढ़िया मॉडल लोकतंत्र, डेमोक्रेसी होती है। पर इससे देश तरक्की करेगा, देश बढ़ता है
केवल आजादी और डेमोक्रेसी से नहीं, उस देश में रहने वाले लोगों की उस देश के प्रति जो फीलिंग है, अफेक्शन है, उस देश के प्रति जो प्यार है, जो सेंस ऑफ अटैचमेंट है, द फीलिंग ऑफ डिवोशन है, भक्ति, हिंदी में कहते हैं राष्ट्र भक्ति, देशभक्ति, देश प्रेम। जब उस देश के रहने वाले लोगों का उस देश के प्रति वो प्रेम हो, भक्ति हो, तो देश मजबूत भी होता है, समृद्ध प्रॉस्परस भी होता है, स्ट्रांग भी बनता है। और नेचुरली जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ 5%, 10% क्रीमी लेयर्स के लिए नहीं होता, वो ग्रास रूट तक भी डेवलपमेंट का जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो पहुंचता है गरीब लोगों तक। जब तक आपको उस देश के प्रति वो प्यार ना हो तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता। देश के प्रति प्यार का ये अर्थ नहीं है कि आप जहां भी झंडा देखें, जब मैं देश के प्रति प्यार कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ भारत है, आप दुनिया के किसी भी देश के सिटीजन है, नागरिक है, आप बाय बर्थ हैं या आप ऑफिशियली नेचुरलाइज्ड हैं, जहां भी हैं, जिस देश के साथ भी आपकी प्रेम है, उस देश के प्रति आप ऑनेस्टली प्यार करना सीख जाएं। तो देश के प्रति प्यार करने का यह अर्थ नहीं है कि जहां भी वो देश का झंडा हो तो सैल्यूट मारो। जैसे भारत पाकिस्तान के मैच होता है तो पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, तभी आप पेट्रियोटिक होंगे, देशभक्त। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलोगे तभी आप देशभक्त होंगे। ये तो हिपोक्रेसी है। हम तो रिलीजन में भी देखते हैं 90% लोग रिलीजियस जो होते हैं वो हिपोक्रेट हैं, पाखंडी हैं। क्यों? वो एक्सटर्नल चीजों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जहां भी एक्सटर्नल चीजों पर फोकस किया गया वहां हिपोक्रेसी, पाखंड बाय डिफॉल्ट आता है। दुनिया में इसी तरह जो पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति, वो जब हमने एक्सटर्नल बिहेवियर से एक्सपेक्ट करने लगे, खड़ा होता है कि नहीं होता है, जिंदाबाद करता है कि नहीं करता, तो फिर नेशनल जो पैट्रियोटिज्म, जो नेशनलिज्म में कन्वर्ट हुआ, जिसके कारण वो नेशनलिज्म के कारण दुनिया में करोड़ों लोग मारे गए। वो हिटलर हो, मुसोलिनी हो, हर जगह नेशनलिज्म के कारण भी लोग मारे गए। क्यों? क्योंकि हमने पैट्रियोटिज्म को ठीक से नहीं समझा। पैट्रियोटिज्म का अर्थ नहीं है कि आप नेशनल एंथम ठीक से गा पाते हैं कि नहीं गा पाते हैं। पैट्रियोटिज्म का, देशभक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप दुश्मन देशों को कितना गालियां देते हैं। नेशनलिज्म का अर्थ ये नहीं है कि आपके टेबल पर उस देश का झंडा लगा है कि नहीं लगा है। पैट्रियोटिज्म का अर्थ है मैं उस देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट करता हूं, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप कहोगे कि इसका मतलब क्या है? आप चाहते हो कि हम सबके सब बॉर्डर पर चले जाएं लड़ने के लिए? नहीं। आप जो भी हो, आप किसान हो, एक फार्मर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, स्टोर में काम करते हो, सेल्समैन हो, वो ग्रास कटर हो, कुछ भी हो, आप छोटा सा दुकान है आपका, कुछ भी है, कुछ नहीं, आप घर में बच्चों को पालते हैं, अपने काम को ऑनेस्टली करना, दैट्स इट। देश प्रेम का सबसे बड़ा और एक ही चीज है, जो काम तुम्हारे लिए ऑब्लिगेटरी है या अलर्ट किया गया है, उसको ऑनेस्टली करो। तुम अगर बच्चों को पालते हो, एज ए पेरेंट्स बच्चों को ठीक से पालो, एजुकेट करो, बढ़िया बच्चा पैदा करो, बढ़ाओ, एक गुड सिटीजन बनाओ, एजुकेटेड, लर्नर्ड, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग बच्चा बनाओ।
देश कोई मिट्टी और पत्थर का थोड़े ही होता है। देश तो रहने वाले इंसानों से जाना जाता है ना। इंसान गंदे होंगे तो देश कितना सुंदर हो तो कौन सा देश अच्छा हो जाएगा। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटेन में एक प्रोफेसर अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और पूरे ब्रिटेन में हलचल मचा हुआ था। हर कोई किसी ना किसी रूप में वर्ल्ड वॉर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा था। वो घर के लोग हो, बाजार में पैसा संग्रह से लेकर खाना बना, हर कोई किसी ना किसी रूप में लड़ाई में झोंका हुआ था। पूरा ब्रिटेन झोंका हुआ था। उस दिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब अपने रूम में बैठ के कुछ पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च का काम या पढ़ाई। तो एक मिलिट्री ऑफिसर यूनिवर्सिटी में गुजर रहा था बरंडे से, देखा ऑफिस खुला हुआ है तो गया। प्रोफेसर साहब बड़े शांत होकर के बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ऐसा लगता है प्रोफेसर साहब को देख के कि देश में कुछ हो ही नहीं रहा है, सब शांत है, सुकून है, शांति है। आर्मी ऑफिसर साहब को बड़ा गुस्सा आया। बोले कैसे आदमी हो तुम, ब्रिटिश हो, तुम्हारे अंदर कोई देशभक्ति नहीं है, देश प्रेम नहीं है। पूरा देश लड़ाई में रगा हुआ है, गरीब से धनी तक हर कोई, गांव से शहर तक हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है देश की लड़ाई के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम्हारे अंदर कोई देशभक्ति नहीं है, बैठ के किताबें पढ़ते हो। प्रोफेसर साहब बड़े शांत भाव से सुना, फिर बोला आप आर्मी ऑफिसर हैं, किसके लिए लड़ते हो, जरा समझा दो, मैं समझ जाऊं। बोले देश के लिए लड़ते, ब्रिटेन के लिए लड़ते। वही तो पूछ रहा हूं, वो ब्रिटेन कौन सा ब्रिटेन है? जब आप ब्रिटेन कहते हो, क्या है ब्रिटेन? ब्रिटेन की ज्योग्राफी, अगर सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हो तो उसमें मुझे क्या करना है? तो फ्रांस की जमीन तो जमीन है ना, जर्मनी की जमीन में क्या धुआं निकलता है, ब्रिटेन की जमीन में शहद निकलता है। क्या फर्क है ब्रिटेन और जर्मनी में, फ्रांस और इटली में, जापान और कोरिया में? नहीं, ज्योग्राफी के लिए नहीं, वहां के रहने वाले लोगों के लिए। आर्मी ऑफिसर इतना समझ नहीं पाया। प्रोफेसर ने समझाया, तुम जिस देश की रक्षा करने के लिए लड़ते हो, वो देश सिर्फ एक जमीन की टुकड़ा नहीं, वो जमीन की टुकड़ा तो कहीं भी है, दुश्मन के देश में भी वही जमीन की टुकड़ा है। तुम जो देश है, देश की रक्षा करते हो, देश में वो जमीन की टुकड़ा भी है, उस जमीन के टुकड़े में रहने वाले लोग भी आते हैं, उस देश की, उस जमीन की टुकड़े में जो लैंग्वेज, भाषा बोली जाती है, वो भाषा भी आती है, उसकी संस्कृति भी आती है, उसका धर्म भी आता है, उसकी कल्चर भी आता है, उसकी आर्ट भी आता है, उसका क्राफ्ट भी आता है, उसका साइंस भी आता है, सब कुछ उस देश में आता है। तभी ब्रिटेन ब्रिटेन होता है। जिसको आप ब्रिटेन कहते हो, वो सिर्फ ये जमीन का टुकड़ा नहीं, वो उस ब्रिटिश कल्चर है जिसमें हर कुछ आता है। तुम उसी को बचाने के लिए लड़ाई करते हो ना? जी हाँ, फिर मैं भी उसी को बचाने के लिए ही काम करता हूं। तुम्हारा तरीका अलग है, तुम बंदूक और तोपों से देश की रक्षा करते हो, मैं कागज, कलम, दिमाग, इंटेलेक्ट से देश की रक्षा करता हूं। मेरी जैसे प्रोफेसर की भी जरूरत है देश के लिए, वो बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन की भी जरूरत है, किसान की भी जरूरत है, बच्चे पालने वाले माँ बाप की भी जरूरत है। ये अगर कोई नहीं रहेगा, सिर्फ सब सोल्जर बन जाओगे, कोई देश देश नहीं रहेगा। तो देश तो सबसे बनता है ना। अगर माँ बाप बच्चों को ऑनेस्ट पैदा न, ऑनेस्टली पाले नहीं, उनको अच्छा संस्कार ना दे, अच्छा एजुकेशन ना दे, कैसा देश बनेगा भाई? किस देश की रक्षा करोगे? बिजनेसमैन अगर ढंग से बिजनेस ना करे, अगर वो बेईमान बने, अगर वो सूदखोर बने, अगर वो लालची बने, कौन सा देश तरक्की करेगा?
टीचर्स अगर ईमानदारी से ना पढ़ाएं, अपने सब्जेक्ट में मास्टर ना हो, स्किलफुल ना हो, बच्चों से प्यार से ना पढ़ाएं, वो बच्चा क्या बनेगा? उस देश का क्या हालत होगा? अगर उस देश के साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर अपने अपने काम को ठीक से ना करे, क्या देश बनेगा? तो देश प्रेम का अर्थ क्या? तुम जो भी कर रहे हो, जो भी तुम्हारा धर्म है, धर्म स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, गीता में कहते हैं ना, स्वधर्मणा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्मों से, अपने धर्मों से तुम परमात्मा को भी खुश कर सकते हो, देश को तो करोगे करो। तुम अगर एक ऑनेस्ट टीचर हो, स्किलफुल हो, अपने सब्जेक्ट में मास्टरी है, दैट इज एनफ टू बी ए पैट्रियोटिक पर्सन। तुम अगर एक इंजीनियर हो, अपने सब्जेक्ट को ठीक ठीक जानते हो, जो काम मिलता है उसको ठीक ठीक करते हो ऑनेस्टली, हो गया, आप देशभक्त हो, देश तरक्की करेगा। खाली जिंदाबाद करने से कोई देश तरक्की नहीं करता है। इसीलिए वो जो देश प्रेम बहुत जरूरी होता है। हमारे वेदों में धरती को, पृथ्वी को मां कहा। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, ये भूमि और अर्थ इज माय मदर, मैं उसका बेटा हूं। वेदों में किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड को देश नहीं बोला, जो जहां है। आपका बाउंड्री तो चेंज होते रहते हैं। आप भारत के हो तो भारत के प्रति वफादार बनो, अमेरिका हो तो अमेरिका के प्रति बनो, केनिया के है तो केनिया के प्रति बनो, उगांडा के है तो उगांडा के प्रति बनो, अरब के है तो अरब के प्रति बनो। तुम जहां जहां जिस जिस भूमि से जुड़े हुए हो, वो भूमि तुम्हारी मां है, तुम उसका बच्चा हो। ये ऋग्वेद अथर्ववेद ज्ञान देता है। ये पूरा का पूरा अथर्ववेद का सूक्त है। 12वें कांड के पहला अध्याय वो डेडिकेटेड है भूमि के ऊपर। हमारे यहाँ जमीन के साथ भी जो रिश्ता है, जमीन मतलब भूमि, देश, वो माँ और बेटे की तरह, उसमें भी हमारा वेद कहता है, उसमें भी आप उस ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर देखो, उसको भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करो, अपने देश को, जिसमें तुम्हारी माँ का झलक दिखे। वो माँ जो तुम्हें खिलाती है, पिलाती है, बड़ा करती है, उसी तरह ये नेचर और ह्यूमन रिलेशनशिप को डेवलप करो, उसके प्रति रेस्पेक्ट पैदा करो। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें पालती है, तुम्हारे सुख दुख का ख्याल रखती है, तुम उस गोद में नाचते हो, खेलते हो। हमारे वेदों के ऋषियों ने कहा, तुम भी इस धरती पर नाचते हो, कूदते हो। तुम्हारे पालन पोषण का सामान भी इसी धरती से मिलती है। इस इसके घास की जो बैठते हो, उस घास को एंजॉय करना देखो। इन पक्षियों के आवाजों के अंदर उस आनंद को फील करो। ये जो संसार की जो डाइवर्सिटी है, कहीं पहाड़ है, कहीं समुंदर है, कहीं नीला है, कहीं पीला है, उसकी खूबसूरती को एंजॉय करो। इस झरना से अपने आप को कनेक्ट करो, नदी से अपने आप को कनेक्ट करो। और इसी कारण हम नदियों में, झरनाओं में, पानियों में सब जगह माँ को देखते हैं। गंगा माँ, यमुना माँ, गोदावरी माँ, पृथ्वी माँ, है ना, बंगाल माँ, मराठी माँ, सब माँ। ये आगे हम कितना ले पाए अलग बात है, पर हमारे शास्त्र बोलते हैं, जिस भूमि के साथ जुड़े हुए हो, उसमें उस मदरली फीलिंग को देखो, समझो, फिर ग्रेटफुल बनोगे। जब तुम ग्रेटफुल बनोगे ना, फिर तुम्हारे हर काम उसका रेवरेंस होगा, उसकी पूजा होगी। तुम जो भी करोगे वो उसकी पूजा बन जाएगी। मदरलैंड की पूजा के लिए आरती उतारने की जरूरत नहीं है मातृभूमि की। हाँ, ये कंसेप्ट हमने क्या निकाला, मातृभूमि। जैसे माँ तो मातृभूमि। अब मातृभूमि के लिए आरती उतारने की जरूरत नहीं, माँ की थोड़ी आरती उतारते हो।
ख्याल रखो। माँ खुश होती है जब बच्चा उसका बहुत बड़ा बनता है, बहुत अच्छा काम करता है। चोरी करता है तो माँ को बुरा लगता है, बेईमानी करता है तो माँ को बुरा लगता है, माँ की भी बदनामी होती है। इसी तरह धरती माँ भी सोचती है कि मेरे बच्चे भी ईमानदार रहे, ऑनेस्ट रहे, हार्ड वर्किंग बने, लोगों में दुनिया में वाहवाही हो। तो माँ खुश, धरती खुश, आपका देश खुश होगा। उस राष्ट्र के साथ अपने आप को एक बनाने की कोशिश करो। अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम, वेद का मंत्र कहता है मैं ही राष्ट्र हूं, राष्ट्र और कोई नहीं है। मैं इस राष्ट्र का एक अंग हूं, इस नाते मैं ही राष्ट्र हूं। मेरे चलने से देश चलता है, मेरे खाने से देश खाता है, मेरी बेईमानी से देश बेईमान कहलाता है, मेरे सच्चाई से मेरा देश सच्चा देश कहलाता है, मेरी समृद्धि से देश प्रस्परस माना जाता है, मेरी गरीबी से देश गरीब माना जाता है, मेरे से देश होता है। हम सब धनी बनेंगे तो हमारा देश धनी कहलाएगा। देश धनी कहाँ होता है, धनी तो लोग होते हैं। हम सब ऑनेस्ट बनेंगे तो देश ऑनेस्ट कहलाएगा। देश जमीन थोड़ी ही ऑनेस्ट होती है। ये है एकात्मता। जब भी मेरे से कोई गलत काम हो, याद रखें, तो याद रहे हमें कि देश उसी नाते जाना जाएगा। अब देखिए अमेरिका में इंडियन लोग कितने रिस्पेक्टेड हैं, पॉपुलर हैं। क्यों है? क्योंकि पढ़े लिखे समझदार लोग यहाँ आते हैं, इस सोसाइटी में हार्ड वर्क करते हैं, यहाँ इस कल्चर के साथ अपने आप को कॉप करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। पॉलिटिक्स में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में कौन सा फील्ड नहीं है जो इंडियन लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया ऑनेस्टी के साथ, इसीलिए आपको रिस्पेक्ट मिलता है। पर अरब में दूसरा नेचर है। क्यों? वहां मजदूर जाता है, अनपढ़ जाता है, गंवार जाता है, तो वहां देश की छवि दूसरी है। ब्रिटेन में छवि दूसरी है। छवि दूसरी क्यों है? किस टाइप के लोग वहां जाते हैं। तो मेरे से देश आइडेंटिफाइड होता है, देश से मैं होता हूं। ये इंटरकनेक्टेड है ना। मैं ऑनेस्ट हूं, मेरे जैसे करोड़ों लोग ऑनेस्ट हो जाए, देश ऑनेस्ट कहलाएगा। मैं बेईमान, मेरे जैसे करोड़ों लोग बेईमान बन जाए तो देश बेईमान कहलाएगा। टाइम हो गया है, मैं एक छोटी कहानी कह करके बात को समाप्त करना चाहूंगा। तो एक ये रियल स्टोरी है, 15-20 साल पहले न्यूज़पेपर में निकला था, और जिसने इसको छापा था वो खुद बड़े ऑनेस्टली अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया था। वो एक इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जापान गए और जापान में ही वो जॉब किया। कंपनी में जहां भी जॉब करते थे वहां एक लड़की काम करती थी, उस लड़की के साथ उसका प्यार हुआ और दोनों के बीच में प्यार था, काफी सालों से रहे। और एक दिन उस भारतीय लड़के को इमरजेंसी कॉल आया कि उसको भारत वापस आना है, उसकी माँ बीमार है, लास्ट स्टेज में है या डेथ हो गई है, जैसा भी हो, तो उसको सडनली टिकट करके आना था। तो उसने अपने गर्लफ्रेंड को फोन किया कि कल शाम को कल जो भी 4 बजे 5 बजे मेरी फ्लाइट है, तो तुम प्लीज, मैं अब तुम्हें मिल नहीं सकता क्योंकि मुझे पैकिंग वगैरह जो भी करना है, प्लीज आप एयरपोर्ट पर आ जाना मुझे सी अप करने के लिए। तो लड़की ने जवाब दिया कि नहीं, उस समय मेरा ऑफिस का काम है, मैं काम छोड़ के जा नहीं सकते, मेरे सारे वेल विशेस विथ यू। अब ये तो ठहरा जी हमारा भारतीय प्रेमिक, हम हिंदी फिल्मों के देखकर बड़े हुए हैं। तेरे लिए तो मैं जान भी कुर्बान कर दूं, देश भी कुर्बान कर दूं, वो भी कुर्बान कर दूं, उसके बिना, कुर्बान किए बिना कौन सा प्यार होता है। तो लड़का तो हिंदी फिल्मी मूवी स्टाइल में दिमाग में चढ़ा हुआ होता है, तो उसने फिर बोला ये कौन सा प्यार है, मैसेज लिखा, तुम इतना भी नहीं कर सकते हो मेरे लिए सी अप करने, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, प्यार करती हो, तुम इतना भी नहीं कर सकते हो। लड़की ने बोला ठीक है मैं आऊंगी। वो आई,
एयरपोर्ट में शी अप करी, करते समय उसके हाथ में एक लेटर पकड़ा दी, चिट्ठी लिफाफा में, मतलब प्लेन के अंदर पढ़ना। लड़का जल्दीबाजी में गया अपना अपना, जब सेटल हो गया फ्लाइट के अंदर तो उसने चिट्ठी को पढ़ा। चिट्ठी में लिखा हुआ था, आज लड़की ने लिखी थी, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, तुमसे भी शायद ज्यादा करती हूं, उसमें नो डाउट, पर आज तुमने प्यार के नाम पर मुझे मेरे देश से धोखा कराया। शब्द देखिए, धोखा। हम तो समझ नहीं सकते ये धोखा क्या होता है, क्या कराया। तो लड़के ने बस इतना कहा कि छुट्टी लेकर आ जाओ 4 घंटे की ऑफिस से। उसने लिखा, मेरे काम से मेरा देश से जुड़ा हुआ है। वह लड़की क्या करती है, एक इंजीनियर है, किसी कंपनी में काम करती है, दैट्स इट। पर उसको लगता है मैं जिस कंपनी में जिस भी पोस्ट पर जो भी काम करती हूं उससे मेरे देश को इफेक्ट पड़ता है। मैं अपने काम के साथ अगर कोई गड़बड़ी करती हूं तो मेरे देश का नुकसान होता है। उस पत्र में सिर्फ लिखा, तुमने मुझे अपने देश के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया, सो आई डोंट थिंक आई कैन कंटिन्यू विथ यू इन दिस सिचुएशन। लड़की ने लड़के को छोड़ दिया। लड़के को उस समय समझ में नहीं आया। बहुत सालों के बाद जब वो बहुत मैच्योर्ड हुआ, उसने खुद इसको पेपर में लिखा, मेरे साथ जो घटा। और वो इसीलिए लिखने की कोशिश की, वो भारतीय लोगों को ये डेफिनेशन बताने की कोशिश की थी कि जापान क्यों प्रॉस्परस है, और क्योंकि वहां देश प्रेम का डेफिनेशन क्या है। वहां का डेफिनेशन, तुम जो भी करते हो, जहां भी करते हो, उससे तुम्हारे देश को इफेक्ट पड़ता है। अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम, मैं ही राष्ट्र हूं, मेरे डिसऑनेस्टी से देश को नुकसान होता है, मेरे ऑनेस्टी से देश को फायदा होता है। इजराइल नाम का कोई देश तो था नहीं। हजारों सालों तक यहूदियों को मार पीट के भगा भगा कर इधर उधर के अलग अलग देशों में रहे, पर उनके अंदर एक भावना जगी, भाई हमारी अपनी एक देश कहीं बना है। हजारों सालों के बाद उन्होंने इजराइल को बसाने की कोशिश की, एक छोटा सा देश। जब अपनी एक नेशनलिज्म लानी है, एक राष्ट्रीय आइडेंटिटी लानी है, तो उसमें एक लैंग्वेज की भी जरूरत है। ये हिंदुस्तानी लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये लैंग्वेज की इंपोर्ट क्या होता है, अपनी भाषा का। हमारे पास भाषा तो नहीं है, क्योंकि यहूदी लोग तो किसी देश के रहे नहीं। अब कोई फ्रांस में हजारों सालों से, कोई इंडिया में है, कोई जर्मनी में, कोई अफ्रीका में है, कोई अरब देश में, अलग अलग देशों में रहे हजारों सालों से, तो उन्होंने कभी अपनी लैंग्वेज को जाना ही नहीं, क्योंकि दूसरे देश में पले बढ़े। पर नहीं, इजराइल की आइडेंटिटी उसके बिना तो हो नहीं सकता। पता किया जाए कौन सी लैंग्वेज है एक्चुअल इजराइल की थी, तो ढूंढा गया, तो उनको आर्कियोलॉजी में मिला, जो म्यूजियम में आर्कियोलॉजी में मिला कि पत्थरों में उस समय की जो एक स्क्रिप्ट मिली, एक लैंग्वेज मिली, जिसको आप हिब्रू कहते हैं। पत्थरों में लिखी हुई कुछ सेंटेंस थे, उस हिब्रू को उन्होंने रिवाइव किया, पत्थरों से निकाल करके मनुष्यों के जुबान पर लाए। आज हिब्रू यूनाइटेड नेशन की वन ऑफ द पावरफुल लैंग्वेज है, इजराइल की राष्ट्रभाषा है। हर इजरायली प्राउडली हिब्रू बोलता है। हिंदुस्तानियों को सीखने की जरूरत है। हम तो हिंदुस्तान में रहते हुए अपने घर में ही हिंदी बंगाली तेलुगु कम बोलते हैं। देश प्रेम कहाँ होता है? क्यों इजराइल एक छोटा सा देश, लाखों लोगों का एक छोटा सा देश दुनिया में आजकल इतना पावरफुल है? क्यों जापान छोटा सा देश दुनिया में पावरफुल है? और अमेरिका जिस देश में हम रहते हैं, क्यों ये पावरफुल है? इसको भी आप स्टडी करेंगे, पता चलेगा। इन्हीं अमेरिकन के अंदर वो जो राष्ट्रभक्ति, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। इसीलिए ये जरूरी है, अगर देश को बड़ा बनाना हो, महान बनाना हो, तो देश प्रेम की जरूरत है। और वो देश प्रेम सिर्फ और सिर्फ स्वधर्म के पालन ऑनेस्टली करने की जरूरत है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने से प्यार करने से ही बढ़ता है। और लास्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है। उस देश में रहने वाले लोगों के अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो देश कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। आप सबको
हैप्पी रिपब्लिक डे। याद रखिए, इस हैप्पी रिपब्लिक डे बोलते समय उन वीरों की और उन शहीदों की बलिदान को भी नहीं भूलना। इसी के साथ आप सबको भारत की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। ये भारत की गणतंत्र दिवस के नाम पर सिर्फ भारत नहीं, आप जिस देश में रहते हैं उस देश की भी गौरव का साथ अपने आप को अटैच करिए, आपका कंट्रीब्यूशन बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।